नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे पॉलिटिकल साइंस के सेशन में। आज हम लोग अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं सामूहिक सुरक्षा। तो उसी क्रम में जहाँ से हमने छोड़ा था उसी के आगे हम बढ़ेंगे। एक्चुअली किसी कारण से क्लास नहीं चल पा रही थी, लेकिन अब कंटिन्यू करेगी। हो सकता है वीक में 2 या 3 ही लेक्चर मिले, लेकिन कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे। कोर्स कंप्लीट होगा। थोड़ा सा व्यस्तता के कारण अभी नहीं हो पा रहा था। तो अभी हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण टॉपिक है सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी। अब देखिए, अगर सामूहिक सुरक्षा की बात करें तो अपने आप इस शब्द को पहले समझिए। बहुत सरल है कि पूरे समूह की सुरक्षा, सभी की सुरक्षा। यदि कुछ व्यक्ति हैं तो हम बात करें कि जैसे मान के चलिए कि कोई गांव है, गांव में सभी लोग हैं, तो ये हुआ कि पूरे गांव की सुरक्षा। ठीक है। और इसी परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो पूरा शहर है तो पूरे शहर की सुरक्षा सुरक्षा परिवार में 10 लोग हैं तो 10 लोग की सुरक्षा, यही सामूहिक सुरक्षा है। लेकिन क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ रहे हैं और यहाँ पे अभिकर्ता या एजेंट के रूप में कोई व्यक्ति, समूह या गांव नहीं है, यहाँ पे जो है राष्ट्र है। ठीक है, यानी कि जो देश है वो है। तो ऐसी स्थिति में सामूहिक सुरक्षा का तात्पर्य यह होता है कि सभी देशों का सामूहिक रूप से जो सुरक्षा का भाव है या सुरक्षा जो करना है, वही यहाँ पे सामूहिक सुरक्षा है। ये तो स्पष्ट है क्योंकि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो भाव आया, ये जो बात आई सामूहिक सुरक्षा की, ये कहाँ से आई? तो आप देखेंगे कि ये धारणा जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न हुई। क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि जो विश्व युद्ध ही अपने आप में एक ऐसी धारणा थी, क्योंकि सब ये कोई एक देश प्रभावित नहीं था, इसका नाम ही विश्व युद्ध है। तो ऐसी स्थिति में जो विनाश हुआ था, जो प्रभाव पड़ा था, वो एक से अधिक देशों पे पड़ा था। तो इसके लिए इस तरह की घटना ना हो और इस तरह की जो घटना है उसकी संभावनाओं को समझा जाए और जहाँ पे समस्या समझ में आए उससे निपटने का प्रयास किया जाए। तो वहाँ से ये धारणा उत्पन्न हुई और ये बात आई कि हमको कलेक्टिव सिक्योरिटी की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए वही बात आती है कि भाई इतना सक्षम कौन है कि पूरे विश्व को शांति व्यवस्था पूरे विश्व में स्थापित कर पाए। तो ये हुआ कि भाई देखो, कोई एक देश तो यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्या होगा कि भाई देखो, इस पूरी विश्व में शांति स्थापित करने के बोलते हैं 2 ही तरीके हो सकते हैं। पहला कि शक्ति संतुलन के माध्यम से, कि हर देश जो है शक्ति में बराबर हो जाए और या तो कम ज़्यादा रहे, कि भाई अगला आदमी भी जो है हमला करने से पहले परिणामों के बारे में सोचे कि भाई अगर यदि इस पर हम हमला करेंगे तो हमारा भी उतनी ही क्षति हो सकती है, ज़्यादा क्षति हो सकती है। एक तो ये आती है। दूसरा आता है विश्व सरकार के माध्यम से, कि भाई कोई ऐसी सरकार हो जो ग्लोबल लेवल की सरकार हो। तो ये शक्ति संतुलन वाला भी संभव नहीं है और विश्व सरकार भी, क्योंकि सारे देश एक बराबर नहीं हो सकते। ठीक है। अब उसमें खतरा भी है। खतरा कैसे है? जैसे कि मान के चलिए कुछ देश न्यूक्लियर पावर जिनके पास है, सारे देश के पास अगर न्यूक्लियर पावर हो जाए तो कुछ गैर जिम्मेदाराना देश भी हो सकते हैं, आतंकवादी हमले हो सकते हैं। तो इस तरह की समस्याएं तो आ ही सकती हैं। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, सारे देश एक बराबर हो भी नहीं सकते इतनी जल्दी। विश्व सरकार की बात यह आती है कि वो ग्लोबल सरकार होगी जो सभी देशों को आदेश दे पाएगी और सब कुछ मैनेज कर पाएगी। तो ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि वही हमने देखा था ना कि जो एक अराजकता वाली भाव थी कि कोई भी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र की बात नहीं सुनना चाहेगा। लेकिन ये हुआ कि चलो ठीक है, मिला जुला रूप कुछ करते हैं, कोई वैधानिक रूप देते हैं जिसके माध्यम से काम किया जाए। तो दोनों का मिला जुला रूप यहाँ पे रखा गया और औपचारिक रूप से संस्था या संगठन के माध्यम से ये चीज़ें करने का प्रयास किया गया। ठीक है। और इसी का परिणाम था कि जो लीग ऑफ नेशन और संयुक्त राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन को राष्ट्र संघ आप कह सकते हैं, लेकिन लीग ऑफ नेशन हिंदी में भी लिखिएगा। ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ और राष्ट्र संघ, इसी का परिणाम थे ये जो कलेक्टिव सिक्योरिटी की भावना थी कि पूरे विश्व में शांति स्थापित हो, पूरे विश्व की व्यवस्था निरंतर चलती रहे, युद्धों को रोका जा सके, उसके पीछे यही कारण था। इसकी जो मूल भावना ये थी कि वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, यानी कि एक संस्था ऐसी हो जो सभी को नियंत्रित करे या सभी पूरे विश्व को देखे और पूरे विश्व के लिए एक संस्था हो। तो इस भांति से आप देखेंगे कि कलेक्टिव सिक्योरिटी की भावना या सामूहिक सुरक्षा की जो भावना है वो चलती है। अब इसके उद्देश्य क्या है वैसे तो हम समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं इसके प्रमुख उद्देश्यों को। इसका मतलब है कि विश्व के सभी देश का मतलब जो छोटे देश हैं, जो बड़े देश हैं, सभी की बात यहाँ पे हो रही है। सभी देशों की सुरक्षा करना। ठीक है। दूसरी बात, अभी क्यों बनाया गया और उसके उद्देश्य क्या है, आगे भी हम चीजें देखेंगे। इसमें विश्व शांति स्थापित की जाए, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की जो स्थिति थी वो भयावह थी। अगर इस तरह से और 1-2 युद्ध हो जाते तो पूरे दुनिया में जो है पतन के कगार पे चले जाते और अब के विश्व युद्ध और भी हानिकारक हो सकते थे, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर बम नहीं थे। अभी तो न्यूक्लियर बम है तो स्थिति अकल्पनीय हो जाएगी। ठीक है। पूरी की पूरी मानव सभ्यता ही विनाश के कगार पे पहुंच सकती है। तो इस तरह की चीज को रोका जा सके, इसका भी ये उद्देश्य था कि विश्व में शांति कायम रहे।
अंतर्राष्ट्रीय नियमों का निर्माण हो, बोले कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भले कोई सरकार नहीं है, ठीक है, भले ऐसी पॉसिबल नहीं, लेकिन संस्थाओं और संगठन के माध्यम से कुछ नियम जो सबकी सहमति से बने और सबके भले के लिए हो, वो तो होने चाहिए। दूसरी बात ये हुआ कि जो आक्रमणकारी राष्ट्र हैं उनको पहचाना जाए, जो गलतियां कर रहे हैं, जो ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं या किसी को दबाव डाल रहे हैं, अनैतिक काम कर रहे हैं। अनैतिक का मतलब ये तात्पर्य है कि जो नियम है उनको उनको पालन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सब देश मिलकर उसका प्रतिकार कर सकें, उसका विरोध कर सकें, तभी जो है विश्व में शांति रहेगी और युद्ध के माहौल से बचा जाएगा। लेकिन फिर वही बात आती है कि ऐसी स्थिति में पहले से आक्रमणकारी राष्ट्र को नहीं पहचाना जा सकता। वो जब स्थितियां उत्पन्न होगी तभी समझ में आएगा कि कौन आक्रमणकारी राष्ट्र है, कौन नहीं है, क्योंकि बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना हित होता है और वही प्राथमिक होता है। तो कौन सा देश गलत कदम उठा लेगा, ये बात यहाँ पे आती है। हालांकि जैसे अपने इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है हम आप आगे पढ़ेंगे, वो भी हमारे सिलेबस में है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी में जो हमारी पॉलिसी है, जैसे कि न्यूक्लियर वेपन को ही लेकर है, तो न्यूक्लियर वेपन में आप देखेंगे कि नो फर्स्ट यूज है, ठीक है, हम पहले यूज नहीं करेंगे, तो नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है। इसी तरह से पूरे देश में, पूरे विश्व के इतिहास में देखेंगे, भारत से किसी देश को खतरा कभी नहीं रहा है। तो ये चीज़ें जो है आप देख सकते हैं इस तरह से, लेकिन फिर भी वही बात आती है कि इस तरह से सारे देशों की पॉलिसी नहीं है। तो ये सारी बातें आती हैं, तो पहले से आक्रमणकारी को पहचान पाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लेकिन ये पॉलिसीज के तहत इन्होंने अपने उद्देश्यों में रखी थी, इसका उद्देश्य है। अब मार्गेंथाउ के हिसाब से देखते हैं कि 4 बातें महत्वपूर्ण हैं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर। इनका मानना है कि बात तो आप कर रहे हो, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो आवश्यक होती हैं। 4 बातें क्या है? पहली चीज़ तो बोलते हैं कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक सुरक्षा की बात कर रहा है, उसके पास सबसे बड़ी चीज़ क्या है? पर्याप्त शक्ति होनी चाहिए, ठीक है। पेपर में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आएंगी जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहीं पे आएगा। तो पर्याप्त शक्ति होना चाहिए ना। मार्गेंथाउ ने 4 कौन सी ऐसी आवश्यक चीज़ें बताई, इस तरह से ये निम्न में से कौन सी चीज़ एक है जो मार्गेंथाउ ने बताई, ये कौन सी नहीं है, इस तरह से 20 तरह के प्रश्न बन सकते हैं। दूसरी बात, सभी राष्ट्रों की जो मान्यताएं हैं, नीतियां हैं और कार्यक्रम है, यानी कि जो कार्य योजनाएं हैं, वो समान होना चाहिए। अगर अंतर्राष्ट्रीय सिक्योरिटी की बात हो रही है, सुरक्षा की बात हो रही है, तो ये बात तो तय है कि भैया देखो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर कोई प्लानिंग हो रही है, तो अगर सारे देश सहमत नहीं है, या मान के चलिए कुछ बड़े देश हैं उनकी ही प्लानिंग जो है एग्जीक्यूट हो रही है, तो फिर कहाँ से सामूहिक सुरक्षा की बात है? क्योंकि उनके हित की ही बात नहीं सुनी जाएगी। और कई बार हित या अहित भी हो, लेकिन मान्यताएं समान होनी चाहिए। मान्यताएं समान का मतलब जैसे कि मान के चलिए कि ह्यूमन राइट जो है, ह्यूमन राइट्स का अगर वॉल्यूशन कहीं हो रहा है, तो उसके लिए किसी भी स्थिति में सारे देश को समान रूप से आना चाहिए। कोई आतंकवादी घटना घट रही है, तो सभी देश को उसमें विरोध करना चाहिए। ऐसा नहीं कि यदि आपका नागरिक उस घटना में इन्वॉल्व है तो आप बोलेंगे नहीं नहीं ये तो ऐसा है ही नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सभी राष्ट्रों में परस्पर सहयोग की भी भावना होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा जो मुल्क है, अगर बगल वाला उससे हमारे संबंध अच्छे नहीं है, तो फिर जो है चीज़ें उतनी बेहतर नहीं हो पाएंगी, क्योंकि भाव ही एक नहीं होगा। तो सहयोग की भावना बहुत आवश्यक होती है। उसके बाद मार्गेंथाउ बोलते हैं कि जो तीनों बातें हैं जिसकी हमने बात की, इन तीनों बातों में जो है सबसे बड़ी बात अंतिम में आती है कि होने के बाद ये जब तीनों बातें रहेंगी तभी जो है संभव हो पाएगा, जो कि अंतिम है कि जो आक्रमणकारी राष्ट्र है, जो नियमों का उल्लंघन कर रहा है, उसका प्रतिकार किया जाए। लेकिन प्रतिकार तभी संभव हो पाएगा जब ये तीनों बातें हों। पर्याप्त शक्ति नहीं होगी तो प्रतिकार किसको करोगे? आपकी मान्यताएं समान होनी चाहिए, आप में सहयोग की भावना। जैसे सहयोग की भावना नहीं होगी, तो जैसे एक राष्ट्र है, मान लीजिए चीन ने कुछ गलत किया, अब पाकिस्तान बोल रहा है या अदर देश बोल रहे हैं नहीं नहीं हम इनके साथ रहेंगे, भारत विरोध कर रहा है, तो परस्पर सहयोग की भावना होनी चाहिए सही बातों पर, सही पॉलिसियों पर, ठीक है। अब क्योंकि हमने अंतर्राष्ट्रीय संघ की बात कर ली है, संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो उसमें कुछ क्लॉज हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ हमारे सिलेबस में है और हम क्रम से चल रहे हैं, तो पढ़ेंगे आगे आने वाले में, लेकिन हम यहाँ पे सामूहिक सुरक्षा के आलोक में इस चीज़ को देख रहे हैं। आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल जो अनुच्छेद हैं 111 अनुच्छेद हैं और 19 अध्याय हैं, ठीक है। ये कई बार पेपर में पूछा गया है। तो इसमें जो सामूहिक सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण क्लॉज हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें है कि जैसे अध्याय 6 की हम बात करें, ये वैसे बहुत रेयर है कि जैसे पीजीटी वगैरह में पूछ लिया जाए, आ भी सकता है, बहुत कम संभावना बनती। पेपर को जब टफ बनाया था तो कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं, लेकिन नेट वगैरह में भी ऐसी संभावनाएं कम रहती है, लेकिन आ सकता है। लेकिन जो जीआईसी वगैरह का जब मेंस आप देंगे ना, तो वो थोड़ा सा कैसा होता है, सब्जेक्टिव नेचर का होता है। यहाँ पे लिखना रहता है मेंस वगैरह में, तो वहाँ पे चीज़ें आप डाल सकते हैं इसको, और ये एक्स्ट्रा नंबर देगा, तो पढ़ना आपका बिल्कुल बेकार नहीं जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे इसमें तो जैसे अध्याय 6 है, और इसको आप जीएस वगैरह में, सिविल वगैरह का पेपर दे रहे हैं, या फिर आप निबंध लिख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर,
निबंध पे तो कई टॉपिक चूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब डालते हैं तो आपका वेटेज बढ़ जाता है, अपने आप आपको ज़्यादा नंबर मिलने लगते हैं। तो अध्याय 6 है कि विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। ठीक है। अध्याय 7 है कि विवादों का बाध्यकारी तरीके से समाधान। देखिए, अब शांतिपूर्ण समाधान तो समझ में आ रहा है कि बात वगैरह से पहले तो ये प्रयास होगा। शांतिपूर्ण कई तरीके से हो सकता है। विवादों का बाध्यकारी समाधान का मतलब है अध्याय 7 में कि जबरदस्ती बल के प्रयोग के दौरान। आगे समझते हैं यहाँ पे, अभी ये अध्याय थे, अनुच्छेद में बताया गया कि 39 अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 39 बताता है कि सुरक्षा परिषद जो है पहले खतरों का पता लगाएगी। आपको पता है कि सुरक्षा परिषद का काम जो है इस तरह से काम है। ठीक है। इनके पास जो 5 सदस्य उनके पास वीटो पावर है। एक प्रकार से सुरक्षा की जिम्मेदारी का प्रमुख मुद्दा इन्हीं के पास है। तो 39 अनुच्छेद के हिसाब से सुरक्षा परिषद इस तरह का जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तरों में जो खतरे हो सकते हैं, घटनाएं हो सकती हैं, उनका पता लगाएंगी। अनुच्छेद 40 बोलता है कि शांति भंग करने वाले राष्ट्रों को जो है वो क्या करेगी, पहले जो जिन राष्ट्रों के बीच शांति भंग हो रही है उनको पता लगाएगी और बाद में क्या करेगी कि उनके बीच वार्ता के माध्यम से मसलों को सुलझाने का प्रयास करेगी, कि जो आपस में इन लोग के बीच में कुछ मुद्दा है, इशू है, उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है। देखा जाएगा कि कैसे क्या हो सकता है। अगर उसके बाद भी जब वार्ता से चीज़ें नहीं बनती हैं तो इसके बाद क्या किया जाएगा, जो प्रतिबंध होंगे, आर्थिक प्रतिबंध वगैरह, इन सारे प्रतिबंधों का आरोपण किया जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी। हाँ, अगर इसके बाद भी ये हो रहा है कि भाई नहीं हो रहा कंट्रोल, तो फिर अनुच्छेद 43 बोलता है कि भाई देखो, आपने बात कर ली, समझा लिया, ठीक है, मध्यस्थता कर ली, प्रतिबंध लगा लिया, लेकिन उसके बाद भी घटनाएं घट रही हैं और जो आज जिस देश को आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं या रोकना चाह रहे हैं कि इस तरह की जो है हिंसक घटनाएं ना हो, युद्ध ना हो और आक्रमण ना हो बिना मतलब का, तो फिर अंतिम में यही ऑप्शन रह जाता है कि सुरक्षा परिषद जो है सैन्य कार्रवाई करे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे सैन्य कार्रवाई के लिए मैं बता दूं आपको कि सुरक्षा परिषद जो सैन्य कार्रवाई करेगी, संयुक्त राष्ट्र यूएन के पास, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के पास अपनी खुद की कोई आर्मी नहीं है। ये विभिन्न देशों से सहयोग लेता है, विभिन्न संगठनों से, जैसे नाटो वगैरह से भी सहयोग ले सकता है। इसकी खुद की सैन्य शाखा नहीं है। तो इस प्रकार से जो अनुच्छेद 43 है वो ये बोलता है कि अंतिम में जो है फिर उस पर सैन्य कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है। और अनुच्छेद 52 बोलता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपने कार्यों के लिए क्षेत्रीय संगठनों का सहयोग ले सकता है, यानी कि जो सैन्य संगठन नाटो वगैरह है उनका सहयोग ले सकता है, अन्य संगठनों का भी सहयोग ले सकता है। ठीक है। तो ये तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो उसकी बात करता है, ये बातें हैं। लेकिन अब वही बात आती है कि जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की हम बात करें तो क्या जो बातें ये करता है वो कर पाता है, या सफलताएं विफलताएं कहाँ तक की हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जब बना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमने देखा कि शीत युद्ध आया। ठीक है। इसके बाद अगला चैप्टर हमारा कोल्ड वॉर का ही है, उसमें ये सारी चीज़ें, जो चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो कोल्ड वॉर आया, हमने डिस्कस किया ही था। ठीक है। कोल्ड वॉर के दौरान ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई जो इसको दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं उतने बढ़िया स्तर पे सफल नहीं हो पाया, बल्कि इवन कहीं तो पूर्णतः ही जो है असफल दिखाया, लेकिन फिर भी चीज़ें मैनेज की, उसके कारण भी आगे देखेंगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल देखें कि असफल हो गया इन सारी चीज़ों में, जो बातें बोल रहा था अभी आगे अपने आर्टिकल्स में, और जिसलिए इसको बनाया गया था। जैसे बर्लिन संकट है, अभी यहाँ पे सिर्फ देख लीजिए, आगे हम देखने वाले हैं डिटेल से, तो 2 बार पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। बर्लिन, इसके बाद कोल्ड वॉर, एक चैप्टर और है आपका, देन उसके बाद कोल्ड वॉर है। बर्लिन संकट हो गया। ठीक है। उसके बाद 1950 में कोरिया संकट हो गया, 1956 में स्वेज संकट हो गया, और 1961-63 के बीच कांगलो संकट हो गया। 1991 में खाड़ी संकट है। क्यूबा संकट हम लोग देख ही चुके हैं। ठीक है। 1962 वाला मिसाइल क्यूबा संकट, और 1975 में वियतनाम संकट, वियतनाम वॉर की जो यूएसए के साथ हुआ था। तो ये हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो जो एक आक्रमण हुए और इस तरह से जो कार्रवाई हुई, यूएन पूरी तरह से असफल रहा। उसके कारण भी कई हैं। उसके कारण में देखें तो सबसे बड़े कारण जो यहाँ पे सुधार की आवश्यकता पे बल दिया जाता है, जो बोला जाता है, उसमें देखें आप तो सबसे बड़ी बात आती है कि जो सुरक्षा परिषद है, इनकी सिक्योरिटी काउंसिल, जिस पे जिम्मेदारी है कि भाई पता लगाओ और उसके हिसाब से बाद में कार्रवाई की जाएगी, उनके सदस्यों की संख्या जो है, बोलते हैं पहली चीज़ तो निश्चित है। 5 देशों को स्थायी दे दिया है। अस्थायी देश हमेशा बदलते ही रहते हैं, तो उनका लंबा कुछ है नहीं। एक तो 5 देशों के पास वीटो पावर भी है। ठीक है। अब बात यह है, वीटो की समस्या ये होती है कि जैसे 5 देशों में कोई एक देश भी अगर वीटो किसी मुद्दे पे ला देगा तो वो निरस्त हो जाएगा। अब ये होता है कि भाई इनके जो देश 5 देश इनके खिलाफ तो कुछ आप ला ही नहीं सकते, कोई एक भी वीटो कर देगा। दूसरी बात ये भी आती है कि इनके जो अलाई कंट्री हैं उनके खिलाफ, जैसे भारत जब आतंकवादियों के खिलाफ कुछ ऐसा पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ लाता है तो उसको जो है चीन वीटो कर देता है। तो इस तरह से भी एक प्रॉब्लम है। बोलते हैं भाई इनकी संख्या, स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए, पहली चीज़।
सुरक्षा परिषद और भी नियम बदलने चाहिए। सुरक्षा परिषद के निर्णय आपसी सहमति से और बहुमत के आधार पर होना चाहिए, ठीक है, वोटों के आधार पर नहीं, देश के वोटों के आधार पर नहीं होना चाहिए, आपसी सहमति और जो है बहुमत के आधार पर, कि कुछ गिने चुने वोट जैसे वीटो वगैरह है, ये सब तो गलत ही है ना। संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सेना होना चाहिए, जो अदर देश अदर संगठनों से जो सहायता ले रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि यूएन में भारत भी जो है यूएनओ में अपनी सैन्य सहायता काफ़ी अच्छे तरीके से करता है, ठीक है। और उसके बाद बोलते हैं कि इसका जो बजट है उसका आकार भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ताकि और भी जो है इस तरह की कलेक्टिव सिक्योरिटी वाली बात ये कर सके। क्योंकि अगर आप देखें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये निष्पक्ष रह ही नहीं सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि इसका जो बजट देखेंगे, इसका बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दो देश देते हैं मिलकर। एक तो यूएसए हो गया, ठीक है, और दूसरा हो गया यहाँ पे देखिए जापान और यूएसए। तो इन दो देशों से ही जो है इसकी बजट की बहुत बड़ी मात्रा आती है। तो आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ पे जो देश हैं इनके खिलाफ जाके काम करेगा। कई कई बार आपने देखा कि कुछ ऐसे बातें आई हैं कि यूएसए पीछे हट गया और बजट का क्राइसिस आने लगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आती हैं कि इस पर थोड़ा सा ध्यान इन सारी चीज़ों पे दिया जाना चाहिए, तभी जाके इसकी थोड़ी और सफलता सुनिश्चित होगी। चलिए, छोटा सा चैप्टर था, ज़्यादा नहीं था। इसी सामूहिक सुरक्षा में एक और बात आती है सामूहिक प्रतिरक्षा की। इक्का दुक्का प्रश्न कभी कभी आए हैं और इंपॉर्टेंट भी है, पता होना चाहिए। देखिए, सामूहिक सुरक्षा तो समझ में आ रहा है कि पूरे समूह की सुरक्षा। अब यहाँ पे सामूहिक प्रतिरक्षा क्या है? देखिए, सामूहिक प्रतिरक्षा की अगर हम बात करें तो सामूहिक प्रतिरक्षा ये सैन्य सामूहिक सुरक्षा भी बहुत डिटेल में थी, लेकिन ये सामूहिक प्रतिरक्षा सैन्य व्यवस्था पर आधारित समूहगत राष्ट्रों के संगठन के रूप में एक व्यवस्था है। जैसे कि ये पूरा वर्ल्ड है। अब इसमें ऐसे बहुत से देश हैं, मान के चलिए कुछ देश हैं यहाँ वेस्ट वाले। अब ये इन्होंने आपस में ही एक व्यवस्था बना ली है, ठीक है। इस प्रकार से बहुत व्यवस्था, पूरे विश्व की एक व्यवस्था, वो तो बात अलग होगी। अंदर ही बहुत से सिस्टम बन गए हैं जो सैन्य आधारित संगठनों पर आधारित और अपनी सुरक्षा करते हैं। उदाहरण के तौर पे नाटो को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं सामूहिक प्रतिरक्षा। बस इतना यहाँ समझिएगा। सामूहिक जो सुरक्षा के तहत क्या होता है कि पूरी व्यवस्था में शांति स्थापित की जाती है, और सामूहिक प्रतिरक्षा के तहत विभिन्न व्यवस्थाओं के बीच जो है शांति स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। मतलब कि भाई अगर ये इस पे आक्रमण करेगा तो ये भी इस पे आक्रमण कर सकता है। तो इसलिए एक बैलेंस ऑफ पावर के तहत इस पे शांति व्यवस्था स्थापित रहती है, स्थापित करने का पूरे सिस्टम में प्रयास किया जाता है। तो सिंपल सा है कि ये पूरी व्यवस्था में करता है सामूहिक सुरक्षा, और ये व्यवस्थाओं के बीच में करता है प्रतिरक्षा। सामूहिक सुरक्षा के तहत सभी देश सम्मिलित हैं, और इसके सामूहिक प्रतिरक्षा के तहत जो है कुछ देश ही समूह ही शामिल होते हैं, ठीक। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक चीज़ आती है कि भाई देखो, सामूहिक प्रतिरक्षा की जब बात करते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका जो है इसका विकास हुआ है। लेकिन अब जो सामूहिक सुरक्षा की बात थी, आपको याद होगा, तो हमने देखा था वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है वो भावना आई थी सामूहिक सुरक्षा वाली। लेकिन सामूहिक प्रतिरक्षा के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका विकास होता है। इसका श्रेय जाता है जो ब्रिटेन के पीएम थे विंस्टन चर्चिल को जाता है। बेसिकली पाश्चात्य विश्व में जो साम्यवाद का प्रचार था, ठीक है, पूंजीवाद के विरुद्ध, तो वो उसको रोकने के लिए एक विचारधारा थी जो पूंजीवादी विचारधारा थी खासकर। तो वो चाहते थे कि हमारे देश में इस तरह का प्रभाव ना आए और उसके प्रभाव को रोका जाए, साम्यवादी प्रभाव को। तो इसका विंस्टन चर्चिल की एक प्रकार से कह सकते हैं अगुवाई में इस तरह का मंच तैयार किया गया। बाद में आगे चलकर 4 अप्रैल 1949 को ब्रुसेल्स की संधि होती है, और जिसमें नाटो का गठन किया जाता है, ठीक है। इसी के बाद इसमें बहुत सी घटनाएं हुई हैं, ठीक है, वो सब हम देखेंगे अभी जब कोल्ड वॉर पढ़ेंगे। इसके बाद इसके प्रत्युत्तर में 1954 में पोलैंड में वर्सा पैक्ट किया जाता है, जो सोवियत संघ के द्वारा किया जाता है इसी के प्रत्युत्तर में, ठीक है। तो ये रहा आपका सामूहिक सुरक्षा का चैप्टर। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इंटरेस्ट का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच।